अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनार मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, दो मौज़ूआत पे आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि सुपीरियर जुडिशरी के दो जजेस के ख़िलाफ़ महाज तेज़ हो गया है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज मलिक शहजाद अहमद गेबा और दूसरा जो है मामला वो जस्टिस तारिक जहांगीरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। इनके ख़िलाफ़ जो है वो मूव चल रही हैं। कंपेन भी सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि दोनों जजों के ख़िलाफ़ चल रही है। आज एक कंप्लेंट भी मिसकंडक्ट की फ़ाइल हुई है जिससे तारिक जहांगीरी के ख़िलाफ़, और ये कहा गया है कि जी उनकी डिग्री जो थी वो जेली थी और डिग्री जेली की बुनियाद जो पे उनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट का केस जो है वो फ़ाइल हो गया है। कराची के कोई कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने किया है। तो अब देखते हैं कि वो उसमें जैसे तारिक जहांगीरी का क्या रिस्पांस आता है। क्योंकि एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जो जस्टिस तारिक जहांगीरी के हवाले से ये ख़बर हमें एक महीना पहले जो है वो बार में चल गई थी कि तारिक जहांगीरी साहब को पहले ये भी दिया गया मैसेज कि भाई आप ट्रिब्यूनल के मामलात को किसी थोड़ा सा काम स्लो करें, रिक्वेस्ट की गई। नहीं फिर माने, फिर उनको ये भी कहा जी डिग्री वाला मामला, ये तारिक जहांगीरी साहब को भी पता था कि डिग्री का मामला जो है मेरा जो है वो इस बात पे का उनसे किसी ने जो है वो मैसेज किया था कि अगर जो है वो आपने ट्रिब्यूनल के मामला स्लो न किए तो ये डिग्री वाला मामला जो है ये भी उठेगा। लेकिन जो इतलात ये हैं कि तारिक जहांगीरी साहब जो है वो पीछे नहीं हटे। तो अब जो वो पीछे नहीं हटे तो ज़ाहिर बात है उनके पास कोई स्ट्रेटजी होगी तो नहीं हटे। अदरवाइज़ वो जो है वो अगर एक आदमी को पता हो कि जी डिग्री मेरी जेली है और सारे एविडेंस आ गए तो वो पीछे हट जाता, मामला खामोशी हो जाती। तो ये अब देखना है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी अब इस हवाले से जो है वो इस मामले को कैसे डील करते हैं। ये इतलात ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कल कोई आज यानी हफ्ते को एक मीटिंग होने जा रही है। असद मलिक हमारे दोस्त डॉन अखबार से मुंसलिक हैं, उन्होंने एक ख़बर दी है कि जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की मीटिंग तलब की गई है और कोई इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आएगा। तारिक जहांगीरी साहब ने कोई रिबटल जारी नहीं किया। अब देखना है कि तारिक जहांगीरी साहब इस ज़ाहिर बात है उन्होंने सारी ज़िंदगी फौजदारी केसेस किए हैं, उनको अंदाज़ा है कि कौन सा एविडेंस किस टाइम पे देना है, क्या बात करनी है और किस मामले को किस तरह खेलना है, किस तरह कंटेस्ट करना है। तो अब देखते हैं कि तारिक जहांगीरी साहब जो हैं वो और इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या रिस्पांस देती है। लेकिन एक बात तो ये भी वाज़ेह है कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो जहाँ जिस तरीके से पार्लियामेंट पे बात होती है, फार्म 47 की पार्लियामेंट, और जिस तरह के पीटीआई के लोग कहते हैं कि जी नून लीग सिर्फ जो है वो 17 सीटें जीती हैं MNA की और जो प्रोविंशियल असम्बली की सीटें हैं टोटल 25 हैं, उस बुनियाद पे वो नेशनल असम्बली भी भर दी जाती है, प्रोविंशियल असम्बली भी भर दी जाती है फॉर्म 47 से, और उस पर हुकूमत भी चल रही होती है। तो फिर ये डिग्री किसी जज की जेली करार दे या इनवैलिड करवा देना, ये कोई ऐसा जिसे कहते हैं कि मुश्किल मसला नहीं है पाकिस्तान में। और अब ये देखना है कि ये क्या किस तरीके से मामला, ये डिग्री जेली है या इनवैलिड है। इनवैलिड अमूमन ये होता है कि जब एक इंस्टीट्यूशन है उससे आप डिग्री लेते हैं और वो इंस्टीट्यूशन रिकगनाइज नहीं होता, ये भी हो सकता है। तो खैर ये मामला जहांगीरी साहब ने अगर वो बात मान लेते, मेरा ख्याल है ट्रिब्यूनल का मामलात, तो उनके ख़िलाफ़ कुछ भी ना होता। अब जो है तारिक जहांगीरी साहब ने नहीं मानी बात, तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में खिलाफ कार्रवाई कंप्लेंट आ गई। अब जस्टिस काजी फैसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब जो हैं उनकी बाल उनकी कोर्ट में है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग कैसे चलाते हैं। और इसके साथ जस्टिस आमिर फारूक हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर। अब देखते हैं कि वो ख़ुद मेंबर बनते हैं या नहीं। अमूमन ये होता है कि हाई कोर्ट का जज, उस कंसर्न हाई कोर्ट का जज, जब कोई उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो जो चीफ जस्टिस है वो रिक्यूज़ कर जाता है। शौकत सदीकी के केस पे अनवर कासी ने रिक्यूज़ किया था। दूसरा जो है वो जज जो हैं वो अभी कोयटा हाई कोर्ट के हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, वो हाशिम काकड़ साहब वो मेंबर हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से उस मामले को जो जहांगीरी साहब वाला मामला है ये चलाया जाता है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पैटर्न वही है जो इफ्तिखार चौधरी और काजी फैसा के मामले में हुआ कि कुछ सर्टन जजमेंट
थे उनके, और उनका जो कुछ जिस तरीके से वो चीज़ों अदालतें चला रहे थे उनसे मुक़्तदर हल्के खुश नहीं थे, तो फिर कंप्लेंट और रेफरेंस आ गए, वहाँ हुकूमत ने रेफरेंस फाइल किए। अब जो है वो तरीका चेंज हो गया, अब वकीलों के ज़रिए जो है वो ये आई है मामला। लेकिन ये एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, किसी की डिग्री का मामला, और ये कैसे कोई दूसरा वेरीफाई कर सकता है ये अब नहीं मालूम किस तरह हो सकती है, और किस तरह जजेस के रिटर्न की जो तफसीलात हैं वो भी मिल जाती हैं। तो ये एक मामला है, मेरा ख्याल है कि इस मामले को हुकूमत को बड़ा एहतियात करनी होगी कि मुशर्रफ इफ्तिखार चौधरी से उन्होंने लड़ाई शुरू की तो घर जाना पड़ा हुआ, कमज़ोर हो गए। और इसी तरह जो पीटीआई हुकूमत है उन्होंने जब जैसे काजी फैसल से पंगा लिया तो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को काफ़ी मुश्किलात रहीं। तो अब देखते हैं कि इतने माह जब पीटीआई से भी लड़ाई है, पीटीआई इंटरनेशनल फोरम पे भी अपनी लॉबिंग कर रही है, तो जजेस के साथ जो जज जो हैं वो इतने कोई ज़्यादा मसला भी नहीं बना रहे। अब जिस तरह मलिक शहजाद हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, आप सुप्रीम कोर्ट में, अब तो उनके पास कोई केस भी नहीं है, वो बेंच प्रिजाइड नहीं कर रहे हैं, तो क्या अब उनके खिलाफ मूव चलनी चाहिए जिस तरह उनकी कंप्लेन चल रही हैं। तो ये जो है ये दोनों जो जजेस हैं ये अगर कहेंगे जी ये रेफरेंस ये जो कंप्लेन है ये बदनीति पे है और ये हमारे फैसले हैं, ये एक बैकग्राउंड है जिसकी वजह से हमें किया गया, और वो अगर ये भी कह देंगे, हमें अप्रोच भी किया गया कि जी हमसे रब्ता करेंगे, ये इस तरह के मामला जो बारों में चल रहे हैं वो कर दिए, तो ये हुकूमत के लिए बहुत परेशानी होगी। और फिर ये है कि जब मेलाफाइड की बुनियाद पर ये आएंगे तो देखें सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आएगा, जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस खासकर जस्टिस मलिक शहजाद, ये डिफरेंट जजेस हैं। ये हुकूमत को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि इन रूट्स इनके बड़े हैं। बाहर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर जो हैं वो इनके जूनियर हैं, रियासत अली आज़ाद तारिक जहांगीरी साहब के। बाहर ने खड़े हो जाना है, वकील बाहर निकले, उनकी चैम्बर। इसी तरह जो मलिक शहजाद हैं, मलिक शहजाद साहब की बहुत अच्छे तल्लुकात सरदार तारिक साहब से, बहुत अच्छे तल्लुकात। सरदार तारिक साहब कभी अपना एक असर रसूख है। इसके अलावा इफ्तिखार चौधरी साहब जो है वो बहुत, उन्होंने तो ओवरटेकिंग पे भी मौजूद थे मलिक शहजाद साहब के। रिटायर्ड जजेस में भी उनका अच्छा खासा मामला है। रिटायर्ड जजेस के भी फिर जो है वो जूनियर कई जज हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे, कोई इधर होंगे हाई कोर्ट में होंगे या और मामला। और ये देखें ये तो सारी चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट की। जब इस तरह की लड़ाई होती है तो फिर मैनेजमेंट होती है। अब इफ्तिखार चौधरी का जो मामला था, जो रेफरेंस फाइल हुआ था मेरिट पे, तो उनके खिलाफ जो सारी कार्रवाई खलील रहमान रमदे साहब ने की थी वो मैनेजमेंट और वो उन्होंने बदनीति की बुनियाद पे की थी, ख़त्म की थी। यही मामला अगर आप देखें तो काजी फैसल साहब का है। काजी फैसल साहब के ख़िलाफ़ जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो ये है कि एफबीआर में ज़रूरत ही नहीं है कि ये रिपोर्ट मांगने की, इंक्वायरी करने की उनके एसेट की। वो उनकी बीवी का मामला है, वो अलहदा देखें, काजी साहब को उसमें लेना देना नहीं है, उनसे नहीं पूछा जा सकता। और उन्होंने रेफरेंस कहा कि बदनीति पे, और वो भी जो है वो काश किया। तो ये और उस पर यह भी कहा गया कि जी उनकी सर्विलेंस भी हुई और इस्टेब्लिशमेंट का रोल भी उनमें साबित हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ऐसी नज़ीरें हैं कि जब ये सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे तो एक खामखा जो है हुकूमत के खिलाफ नैरेटिव बनेगा, और उस नैरेटिव को पीटीआई कैश कराएगी, और कराना भी चाहिए। जिस तरह इफ्तिखार चौधरी ने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जब अलम बुलंद किया तो सियासी जमातों ने उसको कैश कराया। तो अब भी मैं समझता हूँ कि सियासी जमातें तो अपना कैश कराएंगी, पीटीआई कराएगी इस मामले में। तो ये अब हुकूमत को देखना चाहिए कि मलिक शहजाद के मामले में अगर मूव हो रही है तो किस मकसद के लिए हो रही है। क्या ये डराने धमकाने के लिए हो रही है? क्या ये रिजर्व सीटों में कोई 2-3 जजेस जो हैं उनको ऐसे मैसेज दिया जाए इंटरेक्टली, ताकि बंदे के बच्चे बन जाएं, या कोई इस तरह की बात है? तो ये इसको हर तरीके से देखा जा रहा है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत, ये हिस्ट्री बताती है जो मैंने देखा है कि जब भी किसी जज और हुकूमत की लड़ाई हुई, या जज और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हुई, तो जज प्रिवेल किया। अब तो एक जज नहीं है, बहुत सारे जज हैं। जैसे तारिक जहांगीरी जो हैं, इनको अपॉइंट जस्टिस अतर मिल्ला ने किया, जस्टिस अतर मिल्ला। इसी तरह और यानी आप देखें सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त काजी फैसल साहब की एक पोजीशन डिफरेंट है। इसके अलावा सुपीरियर जुडिशरी में इस वक्त जो हुकूमत की पजीराई, ख़ुद हुकूमत के लोग एडमिट कर रहे हैं कि हमारे हालात बड़े पतले हैं हल्दिया में। तो जब इस तरह के महाज करेंगे तो जज इकट्ठे होंगे कि कल भाई मेरे साथ मामला हो जाएगा, परसों हो जाएगा। तो खैर ये अब जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी, अभी देखने के इस पर क्या जवाब दिया जाता है। या मसला जब ये आता है, क्योंकि जो जुरिस्प्रूडेंस है वो ये है कि अगर किसी की बदनीति है और उसके पीछे हुकूमत है, उसके कोई जो वो इस किस्म के मोटिव्स हैं
नापाक मोटिव जिसे कहते हैं कि अज़ाइम है, तो उसमें मेरिट के जाए बगैर ही बदनीति की बुनियाद पर ही रेफरेंस यानी ख्वाहिश होते हैं। तो अब इनमें देखना है कि किस तरह इस मामले को काजी फैसल साहब लेते हैं। तो वो दोनों जो हैं मलिक शहजाद साहब और ये तारिक जहांगीरी साहब का जो मामला है, ये अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में देखते हैं कि किस तरह इसको डील किया जाता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि रोल है वो पीपल्स पार्टी का है, और जिस पे मायूसी भी है कि ये जो जजेस हैं, जैसे तारिक जहांगीरी और इवन जैसे मलिक शहजाद साहब के वाले से भी बात की जाती है कि इनकी फैमिली का बैकग्राउंड पीपल्स पार्टी, कभी कोई यानी पीटीआई से लेना देना नहीं है। तारिक जहांगीरी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के यानी एक्ट उनकी यानी कैद काटी है ज़ियाउल हक के दौर में। इनकी और भी जो इनके यानी डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे हैं पीपल्स पार्टी का, जो 2008 से 13 का दौर था, और पीपल्स पार्टी के बहुत करीब थे। अब इसमें जो है वो जब पीपल्स पार्टी के वो इस मामले में खामोशी है पीपल्स पार्टी की तरफ से, बड़ी अफसोसनाक है कि इस वक्त जो सिविल लिबर्टीज़ के मामलात हैं, पीपल्स पार्टी की जो अमूमन एक पहचान है वो ये है कि वो जो सिविल लिबर्टीज़ के मामलात हैं, चाहे और जजेस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है, तो इसमें स्टैंड लेते हैं। लेकिन इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है वो बिल्कुल एक किस्म की कंप्लिसिट है, और ये इंतहाई अफसोसनाक है कि तारिक जहांगीरी साहब जिनका एक बैकग्राउंड पीपल्स पार्टी का, और वो जो है पीपल्स पार्टी में उन्होंने यानी एक रहे डिप्टी अटॉर्नी जनरल, जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर नून लीग के दौर में इनको एडवोकेट जनरल बनाया गया 2017-18 में गलबन, ये क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ जो मौजूदा लॉ मिनिस्टर हैं इनके बहुत ही करीबी दोस्त हैं। अब नहीं मालूम कि ये दोस्त हैं एहसन बून, आज़म तारड़ और तारिक जहांगीरी साहब, बहुत अच्छा यानी इनका तलक है। तो अब ये है कि इस मामलात में जिस लेवल के ये चीज़ें चल रही हैं, इसकी समझ नहीं आ रही कि ये क्या मामला है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उनको अगर वो किसी दोस्त की बात मान लेते और थोड़ा सा सुकून से रहते तो कुछ भी चीज़ ना निकलती, जो ये एक बात भी हो रही है। तो देखना है कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की बात हो रही है वो क्या आता है, और इस पे जस्टिस तारिक जहांगीरी अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं या वेट करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को टेकअप करे, वहाँ वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो ये मुशावरत के साथ ही होगा, क्योंकि जज जो हैं वो एक इस वक्त जो सारे इस वक्त जो खड़े हैं देख रहा है कि जो इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के सामने, तो उनको कॉन्सिक्वेंस का भी अंदाज़ा है और उनको एक एक चीज़ का पता है कि हमारे साथ ये होगा, तो वो फिर भी खड़े हैं। तो फिर देखते हैं कि अब किसकी जीत होती है। मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत जब कन्फ्रंटेशन लेगी जजेस से, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि पीटीआई इस पूरे हालात से जो है वो ज़ाहिर बात है उसने जजेस के साथ खड़ा होना है, और पॉपुलर जमात है तो एक मोमेंटम बनेगा, और फिर देखते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए चीज़ें करना। तो दूसरा मामला जो है वो आपसे बात करनी है, वो है कि इमरान खान ने आज कहा है कि जस्टिस काजी फैसल जो है वो आर्टिकल 25 का हवाला देकर उन्होंने कहा जी कि वो हमारे केसेस क्यों सुन रहे हैं, हर केस वो क्यों सुनते हैं आज। और उन्होंने कहा जी हमारे केस नहीं सुनने चाहिए इमरान जस्टिस काजी फैसल। कुछ ने कहा कि उन्होंने कहा जस्टिस काजी फैसल इस्तीफा नहीं, हमारे केसेस ना सुने। अब यह है कि इमरान खान की आज कुछ वकीलों से भी मुलाकात हुई, इश्तियाक चौधरी साहब भी थे और कोई लोग भी थे सुने मिले हैं, तो उन्होंने ज़ाहिर बात है ब्रीफ़ किया होगा। उसके बाद इमरान खान ज़ाहिर बात है उनको जो ब्रीफ़ किया है उन्होंने बोल दी है। लेकिन इसका मेरा ख्याल है कि जो टाइमिंग है पीटीआई जो है उनकी अब तो जो है वो पूरी एक सियासी एक प्रेस रिलीज भी आ गई है कि जस्टिस काजी फैसल रिक्यूज़ करें। लेकिन जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि फैसल सिद्दीकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो तो नहीं मानेंगे, वो तो कहेंगे कि मैंने रिक्यूज़ल की बात नहीं करनी, रिजर्व सीट में तो कम अज़ कम वो नहीं मानेंगे। लेकिन एक दबाव जो है वो पीटीआई की तरफ से अब बहुत ज़्यादा आ रहा है, और जस्टिस काजी फैसल को उन्होंने एक तरफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना शुरू किया है कि जी वो ये कर रहे हैं, यानी वो पार्शल नहीं है, इम्पार्शल नहीं है, वो जो वो बायस हैं। तो अब इसका जो है वो रिएक्शन भी आएगा। जैसे काजी फैसल उन जजेस में नहीं है जो प्रेशर में आएंगे, वो मज़ीद
जो उनके हवाले से ये है कि जब इस तरह की बात आती है तो वो मज़ीद ऑफेंसिव होंगे और वो समझेंगे कि मैं आइन के मुताबिक कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब इनको कोई रहती नंबर नहीं दूंगा। तो ये मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फैसल जो हैं वो जब इधर से पीटीआई कोई मौका नहीं छोड़ने, कोई मौका गंवा नहीं रही, जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ वार कर रही है, तो जस्टिस काजी फैसल भी आगे से उसी तरह वार उसी कर रहे हैं। रिजर्व सीटों के केस में जिस तरह वो केस को डील कर प्रोसीडिंग में ऑब्जर्वेशन आती हैं, जजेस को जिस तरह वो उनके साथ उनका मुकालमा होता है, ट्रिब्यूनल के केस में देख लें और कई केसेस में देख। तो ये जो जस्टिस काजी फैसल और पीटीआई की जो कन्फ्रंटेशन है आपस में, और ये तकरीबन 2019 से चल रही है, और पीटीआई को बीच में था कि जी जब ये जस्टिस काजी फैसल चीफ जस्टिस बने तो उन्हें ये था कि जी इस्टेब्लिशमेंट के मामले में जो हमें टफ टाइम दे रही है तो काजी साहब हमें रिलीफ देंगे, लेकिन काजी साहब ने लिफ्ट ही नहीं कराई। उन्होंने तो कहा कि जी 9 मई तो बड़ा सीरियस मामला है। उसके बाद जो है ये परेशानी हो गई कि अब जो उनकी एक जो उनके वकील हैं उनका ऑफ द रिकॉर्ड तो वो काजी साहब पे डिसअपॉइंट है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड वो उन पे मिसट्रस्ट नहीं करते। लेकिन जो उनके सियासी लोग हैं वो कहते हैं जी काजी साहब को रिक्यूज़ करना चाहिए, वो नहीं बैठना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि जस्टिस काजी फैसल और जो है वो उनको एक चीज़ का भी इदराक होना चाहिए कि माजी में सलमान अगम राजा हो गए, हामिद खान, ये वो लोग थे जब जस्टिस काजी फैसल मुश्किल टाइम था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, तो ये जस्टिस काजी फैसल के साथ खड़े रहे। लेकिन जो मौजूदा जस्टिस काजी फैसल का जिस तरीके से वो चीज़ों को चला रहे हैं, उससे ये होगा कि ये जो लोग जो बीच में न्यूट्रल थे जो पीटीआई के अंदर, और जो उनकी तरफ उनके मामले में जिनका साफ करना था, वो उनके लिए भी स्पेस ख़त्म हो जाएगी जब ये मामला आता है। तो मैं समझता हूँ कि जस्टिस काजी फैसल पे भी बिल्कुल हम करते हैं, लेकिन पीटीआई को भी अपनी अदाओं पे गौर करना होगा। और ये चीज़ें जो है ना कि बायस कौन है ये हिस्ट्री ने जज करना है। अब टाइम नहीं है, मेरा ख्याल है जस्टिस काजी फैसल उठेंगे नहीं जब आपको फ़ायदा क्या है जब ये आप इतराज़ कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। कुछ लोगों का ये है कि जी भले विद फोर्स इतराज़ करें, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि ये हिस्ट्री ने जज करना है और जो लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उन्होंने बात करनी है कि कौन ये है, बायस है नहीं। सियासी जमातें जो है ना ये करेंगी तो उससे मज़ीद उनके लिए ही परेशानी होगी। तो मैं समझता हूँ कि उनका एक तो ये है कि अगर गाई साहब कहते हैं जी मैं नहीं उठता तो क्या कर सकती है पीटीआई के पास कोई ग्रीवेंस यानी रिड्रेसल का नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, उनको फिर सुनना होगा। फिर काजी साहब अपने टर्म से बात करेंगे जिस तरह अभी रिजर्व सीट के केस में या और में। तो ये कूल डाउन करने की ज़रूरत है दोनों तरफ से, और काजी साहब को भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा देखना चाहिए कि सियासी जमात से लड़ाई, अगर आप कहते हैं जी ये सियासी जमात ही नहीं है, चले फ़ैन क्लब है जो, लेकिन लोगों में उसकी पजीराई है, तो अवॉइड करना चाहिए मेरा ख्याल है कि इस मामले में। तो अब ये क्लैश जो इमरान खान से स्टेटमेंट दिलवाई गई है, मैं समझता हूँ इसका रिएक्शन रिजर्व सीट के केस में भी आ सकता है। देखें अब काजी साहब ऐसी बात तो नहीं है ना, काजी साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में 5-6 जज तो अनकंडीशनल होंगे, हर मामले में साथ होंगे, उनके बहुत करीब मुतासिर होंगे उनसे। तो आप इस तरह की हरकत करके अमूमन हम देखते हैं कि फिर वो जजेस की तरफ से भी रिएक्शन आता है, तो ये एक चीज़ देखनी होती है। और फिर बात तो ठीक है ना कि इदारों को सेकेंडलाइजेशन भी होती है कि जी सेकेंडलाइज करें, ये करें, तो ये फिर वो बात भी है। कई साहब कहेंगे कि आपको तो उमर अता बंदयाल की अदालत पे है, उमर अता बंदयाल ने जो है वो हर मामले में आपको रेस्क्यू किया, लेकिन वो कहेंगे जी कि हमें तो आर्टिकल 95 का जो नो कॉन्फिडेंस की पूरा प्रोसेस है वो तो उमर अता बंदयाल की जजमेंट पे इमरान खान घर पर गए, जो नो कॉन्फिडेंस का पूरा प्रोसेस हुआ, तो ये बात भी हो सकती है। तो ये जजेस और सियासी जमातों में जो लड़ाई है इसका नुकसान दोनों को होगा और फ़ायदा किसी और को होगा, और बज़ाहिर यही लग रहा है कि दोनों को हालात तक पहुँचाया जाए कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतना कुछ बोलें कि वहाँ इंसाफ ना हो लेकिन इंतकाम हो दोनों तरफ से। तो ये मेरा ख्याल है कि दोनों की सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए, और जैसे काजी फैसल को अपनी हिस्ट्री देखनी चाहिए कि जब आज से 30 साल 25 साल बाद उनका दौर याद रखा जाए तो ऐसे याद रखा जाए कि वो एक न्यूट्रल चीफ जस्टिस और एक ऐसा दौर हो जिसमें उन पे ये हो कि जी इन्होंने तो हर एक के साथ एक जैसा बर्ताव किया। दूसरी तरफ पीटीआई है, उनको भी देखना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके अच्छे ऐसे भी चीफ जस्टिस है जिन्होंने आपको आउट ऑफ द वे भी रिलीफ दिए। साकिब निसार हैं, आसिफ सईद खोसा हैं, गुलजार अहमद भी हैं, बंदियाल साहब ने भी किए हैं। तो थोड़ा बहुत अगर ये काजी साहब कर रहे हैं तो बिल्कुल हम यानी हर कोई देख रहा है,
और उस पर बात भी कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं है कि जमात की पूरी लीडरशिप आके वो ये बात करे। और जो खासकर रिज़र्व सीट का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सियासत को शेप देना है, उसमें काजी साहब अगर एक्टिव मज़ीद हो गए, और बंदे तोड़ना उनके लिए कोई मसला नहीं है। 13 में से बात यह है कि चले 4-5, 1-2 मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, लेकिन जब इस तरह की हालात बनेगा तो चीफ जस्टिस की कई और मामला कर लेगा, ये कर लेगा, और कई ऐसे इलेक्शन मामला आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बाकी मैग्नेमिटी जजेस को भी दिखानी चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो ख़बर है वो ये आपसे बात करनी थी, वो एक जैसे बाबर सत्तार की ऑडियो लीक कमीशन में जो आर्डर है इंटरम 25 जून का, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया हुकूमत की तरफ से। और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू साकिब निसार के बेटे ने किया था, उनकी ऑडियो एक आई थी कि वो किसी दोस्तों के साथ बात कर रहे थे कि जी बाबा ने बड़ी मेहनत की है, जो टिकट दिलवाए हैं कोई किसी को, तो पैसे या कोई इस किस्म की बात हो रही थी, टिकट पीटीआई का, एमपीए का। तो ये इस तरह की बात हुई, पैसा चला और ये वो। तो वो उसके बाद ये हुआ कि हुकूमत पार्लियामेंट में एक कमेटी बन गई कि जी इस मामले को देखे। उस कमेटी को चैलेंज किया मियाँ जो है वो नजम ने, मियाँ। अब नजम साहब ने जब रुजू किया तो जो है वो उस पर सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और मामला है कि जी ये किस तरह पर्सनल ऑडियो का कौन रिकॉर्ड करता है और ये किस तरह चीज़ें हो रही। और उस पर आपको याद होगा कि बाबर सत्तार को भी मुश्किलात हो रही हैं, उनके हवाले से भी उनका भी पर्सनल डेटा बाहर निकला है और चीज़ें भी। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया है, साकिब निसार के बेटे का मामला है। काजी फैसल साहब को मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ इस केस में नहीं बैठना चाहिए ये केस, क्योंकि वो ऑडियो लीक के कमीशन के सरबराह भी थे, साकिब निसार से पर्सनल भी उनका मसला था। तो बेहतर है कि वो किसी और बेंच में ये मामला रेफ़र करें। अव्वल तो ये है कि ये इंटरम आर्डर है बाबर सत्तार साहब का, फाइनल तो आया ही नहीं। एक है कि इंटरम आर्डर के खिलाफ अब आईसीए तो फाइल नहीं कर सकते इंटर कोर्ट अभी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, ये जुरिस्प्रूडेंस है। उसके तहत आप देखते हैं कि ये जो इंटरम आर्डर के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत आती है, ऐसे नहीं आती, वो अपनी फील्डिंग सेट करके आती है। ट्रिब्यूनल के मामले में आपने देखा काजी साहब ने किस तरह उस मामले को डील किया, मेंटेनेबिलिटी, बल्कि नीचे सलमान राजा की पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी पे सवाल उठा दिए थे। तो यहाँ देखते हैं भी क्या होता है, क्या इस मामले को किस तरह दिखाया जाता है। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि जैसे काजी फैसल और साकिब निसार में तल्लुकात बहुत कशीदा थे उनके दौर में, तो बेहतर है कि वो खुद ना बैठें, किसी और को बिठा दें और जस्टिस बाबर सत्तार के फाइनल जजमेंट का वेट किया जाए, बजाय इसके कि इंटरम आर्डर पे हुकूमत को रिलीफ दिया जाए। इसका तस्सुर अच्छा नहीं जाएगा काजी साहब, लेकिन देखते हैं काजी साहब किस तरह इस मामले को लेकर जाते हैं। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।